यह कहानी एक ऐसी जेल की है जहां कोई भी कैदी साधारण इंसान नहीं था। उस जेल में बंद हर कैदी के पास कोई न कोई खतरनाक महाशक्ति थी। कुछ लोग बिजली को काबू कर सकते थे, कुछ दूसरों के मन की बात पढ़ सकते थे और कुछ एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह अचानक प्रकट हो सकते थे। इतने सारे खतरनाक लोगों को एक ही जेल में रखना बेहद जोखिम भरा काम था। तो आइए जानते हैं कि क्या हुआ जब इन महाशक्तिशाली कैदियों ने विद्रोह करने और भागने की कोशिश की। कहानी शुरू होती है एक भूमिगत पार्किंग में। वहां खतरनाक मेटाह्यूमन यानी महाशक्तिशाली इंसानों का एक गिरोह एक आदमी को घेरे खड़ा था। उस आदमी का नाम था जैक। जैक पहले इसी गिरोह के लिए काम करता था। तभी अचानक वहां एक रहस्यमय शख्स आ पहुंचा। उसका नाम था पेबैक। पेबैक ने तेजी से अपनी बंदूकें निकाली और गिरोह के सदस्यों पर गोलियां चलाने लगा। उसके हमले इतने तेज और घातक थे कि देखते ही देखते कई अपराधी जमीन पर गिर गए। जल्द ही सिर्फ 2 दुश्मन बचे। पेबैक ने उन पर भी गोली चलाई, लेकिन वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे, इसलिए गोलियां बेकार साबित हुईं। यह देखकर पेबैक ने अपनी बंदूकें फेंक दी और सिर्फ अपने हाथों से लड़ने का फैसला किया। एक अपराधी बेहद माहिर लड़ाकू निकला। उसने पेबैक पर तेज मुक्के और किक मारे। लड़ाई के दौरान उसने पेबैक का चाकू छीन लिया और उसकी टांग में घोंप दिया। एक पल के लिए लगा कि पेबैक हार जाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। घायल होने के बावजूद वो और जोर से लड़ा। उसने अपराधी की बांह मरोड़ी, उसे जमीन पर पटका और मार गिराया। अब सिर्फ एक दुश्मन बचा था। वो किसी इंसान और जानवर के मिश्रण जैसा दिखता था, बेहद भयानक। वो दौड़ते हुए पेबैक की तरफ आया, लेकिन पेबैक ने शांति से एक जोरदार मुक्का मारा और उसे गिरा दिया। फिर उसकी आंख पर उंगलियों से वार किया और उसे भी खत्म कर दिया। पूरा गिरोह अब मर चुका था। जैक को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब हो गया। उसने सोचा कि पेबैक उसे बचाने आया था, इसलिए उसने उसका शुक्रिया अदा किया। लेकिन पेबैक ने एक चौंकाने वाली बात कही। उसने कहा कि वो जैक को बचाने नहीं, बल्कि बदला लेने आया था। पेबैक के मुताबिक जैक की वजह से उसकी बेटी की मौत हुई थी। बिना एक पल रुके पेबैक ने अपनी बंदूक निकाली, सीधे जैक के सिर पर तान दी और गोली चला दी। जैक वहीं ढेर हो गया। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंची, लेकिन पेबैक भागा नहीं। उसने शांति से अपना हथियार जमीन पर रखा और बिना किसी विरोध के खुद को गिरफ्तार करा लिया। ये सारी घटनाएं सेंट लुइस नाम के शहर में हो रही थीं। यह शहर एक भयानक परमाणु आपदा की चपेट में आ चुका था, जिसे पल्स कहा जाता था। उस विस्फोट ने अनगिनत घर तबाह कर दिए थे और खतरनाक विकिरण फैला दिया था। लेकिन एक अजीब बात हुई। जो लोग उस विकिरण में जीवित बच गए, उनके शरीर धीरे धीरे बदलने लगे। उनमें महाशक्तियां विकसित होने लगीं। अपराधियों ने इन शक्तियों का इस्तेमाल अपराध और हिंसा के लिए शुरू कर दिया। हालात इतने खराब हो गए कि अमेरिकी सरकार को कुछ करना पड़ा। उन्होंने खास सुरक्षा व्यवस्था बनाई और सबसे बड़ा कदम यह था कि एक विशाल हाई सिक्योरिटी जेल बनाई गई, जिसका नाम था सेंटिब्रॉन। यह जेल खास तौर पर महाशक्तिशाली अपराधियों के लिए बनाई गई थी। सेंटिब्रॉन के हर कैदी के पास कोई न कोई खतरनाक शक्ति थी, जिसकी वजह से यह दुनिया की सबसे डरावनी जेल मानी जाती थी। जेल की कमान थी वार्डन डेवलिन के हाथ में, एक क्रूर और भ्रष्ट इंसान जो महाशक्तिशाली लोगों को बंद करने में मजा लेता था। सबसे बुरी बात यह थी कि उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि कोई सच में दोषी है या नहीं। बस किसी के पास शक्ति है तो वो उसे खतरा मानता था। एक दिन जेल में खबर आई कि नए कैदियों का एक दल आ रहा है। उनमें पेबैक भी था और एक युवा ड्राइवर भी, जिसका नाम था डिएगो डियाज। जैसे ही वो पहुंचे, उन्हें जेल अधिकारियों ने घेर लिया। जेल में डैनी और लिज मोरेल्स नाम के अधिकारी थे, जो कैप्टन जेसन ब्रॉडी के अंडर काम करते थे। उन्होंने नए कैदियों की जांच शुरू की और जेल का सबसे जरूरी नियम समझाया। हर कैदी की टांग पर एक खास कॉलर यानी पट्टा लगाया जाता था। उस पट्टे में नेली नाम का एक रसायन होता था, जो उनकी सारी शक्तियां बंद कर देता था। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली हो, यह दवाई सब पर असर करती थी। और बस इतना ही नहीं, यह कॉलर बिजली का करंट भी दे सकता था। जब भी कोई कैदी झगड़ा करे, गार्ड बस एक बटन दबाकर उसे तुरंत सजा दे सकते थे। पेबैक यह सब सुनकर बिल्कुल नहीं डरा। वो शांति से खड़ा रहा, जैसे धमकियां उस पर कोई असर नहीं कर रही थीं। कैप्टन ब्रॉडी ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। उसने टैबलेट से पेबैक का कॉलर एक्टिवेट किया और पेबैक के पूरे शरीर में जोरदार करंट दौड़ा दिया। वो तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। चेतावनी साफ थी। इसके बाद नए कैदियों को उनकी कोठरियों में ले जाया गया। अगले दिन नए कैदियों को पहली बार जेल के मैदान में भेजा गया, लेकिन पेबैक तुरंत मुसीबत में आ गया। एक कैदी डायमंड जिम ने उसे पहचान लिया। जिम का भाई वही था जिसे पेबैक ने पार्किंग वाली लड़ाई में मारा था। ये जानते ही जिम को गुस्सा आ गया और उसने सबके सामने पेबैक पर हमला कर दिया। पेबैक ने तेजी से हमला चकमा दिया और जिम के मुंह पर जोरदार घूंसा जड़ दिया। देखते ही देखते जेल के मैदान में भीषण लड़ाई शुरू हो गई। डिएगो सब कुछ हैरानी से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गार्ड लड़ाई क्यों नहीं रोक रहे। लड़ाई बढ़ती गई। जिम ने सीधे पेबैक की नाक पर घूंसा मारा और खून बहने लगा, लेकिन पेबैक रुका नहीं। उसने अपने खून से अपने चेहरे पर क्रॉस का निशान बनाया, वही निशान जो उसके कॉस्ट्यूम पर होता था, और फिर और भी जोर से लड़ने लगा। उसने जिम को वहीं मारने की धमकी भी दी। तब जाकर ऑफिसर लिज आगे आई, दोनों के कॉलर एक्टिवेट किए और करंट देकर लड़ाई बंद करवाई। दोनों को अस्पताल विंग में ले जाया गया। माहौल शांत होने के बाद डिएगो ने गॉर्डन से बात की।
चूंकि गॉर्डन सालों से इस खतरनाक जेल में जी रहा था, डिएगो ने उससे पूछा कि वो यहां इतने साल कैसे बचा रहा। गॉर्डन को युवा नए कैदी पर दया आई और उसने उसे सेंटिब्रॉन के 4 सबसे जरूरी नियम बताए। पहला, अपना इलाका हमेशा साफ रखो। दूसरा, दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाओ। तीसरा, कभी खुद झगड़ा मत ढूंढो। और चौथा, किसी भी कैदी से कुछ भी उधार मत लो। फिर गॉर्डन ने एक और खास बात कही, डिएगो को कभी किसी को यह नहीं बताना चाहिए कि उसकी सजा कितनी बाकी है। डिएगो ने बताया कि उसे सिर्फ 5 साल और रहना है, तो गॉर्डन ने तुरंत कहा कि यह बात किसी को मत बताना। जेल में ज्यादातर कैदी उम्र कैद काट रहे थे। अगर उन्हें पता चले कि डिएगो एक दिन बाहर जाएगा तो वो जलन और गुस्से में उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। इसके बाद डिएगो ने सबसे खतरनाक कैदी के बारे में पूछा, जिसका नाम था जूलियस लोएब। गॉर्डन ने बताया कि जूलियस के पास लोगों के दिमाग को काबू करने की शक्ति है। उसकी ताकत इतनी भयानक है कि जेल उसे हर वक्त एक अलग बंद कोठरी में रखती है। उसका वफादार सहायक डेरियस हर समय उसकी पहरेदारी करता है। गॉर्डन ने यह भी चेताया कि अगर कभी जेल के कॉलर का काम करना बंद हो जाए तो जूलियस पूरी सेंटिब्रॉन को अपने काबू में कर सकता है। उसी वक्त जेल के दफ्तर में वार्डन डेवलिन ने गार्डों को जूलियस को रिहैबिलिटेशन सुनवाई के लिए लाने का हुक्म दिया। जूलियस एक जेल कॉलर और एक भारी लोहे का मास्क पहने हुए एक अंधेरे कमरे में आया। जज ने उससे पूछा कि क्या वो इतने सालों बाद खुद को बदला हुआ महसूस करता है, लेकिन जूलियस को इस सुनवाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। उसने जज का अपमान किया और कहा कि बस उसे उसकी कोठरी में वापस जाना है। उसका रवैया देखकर नतीजा वही हुआ जो होना था। उसे जेल से रिहा करने से इनकार कर दिया गया और हमेशा के लिए जेल में रखने का आदेश दिया गया। सुनवाई के बाद कुछ और भी हुआ। वार्डन डेवलिन चुपके से जूलियस के पास आया और उसे एक खतरनाक प्रस्ताव दिया। वार्डन ने बताया कि वो जेल के अंदर एक गैरकानूनी फाइट क्लब चलाता है जिससे उसे काफी पैसा मिलता है, लेकिन वो जल्द ही रिटायर होने वाला था और रिटायरमेंट के बाद उसे सिर्फ एक छोटी पेंशन मिलती। वो एक साधारण जिंदगी नहीं जीना चाहता था। उसे दौलत, ऐशो आराम और पूरी सुख सुविधाएं चाहिए थीं। इसीलिए उसकी नजर जूलियस की छुपी हुई दौलत पर थी। जाहिर है जूलियस के पास लाखों डॉलर एक गुप्त बैंक खाते में थे जिसे सिर्फ वही एक्सेस कर सकता था। वार्डन ने डील की पेशकश की। अगर जूलियस उसे सारे पैसे ट्रांसफर कर दे तो वो उसे जेल में आरामदायक जिंदगी देगा, लेकिन अगर जूलियस ने मना किया तो उसे अस्पताल विंग में ले जाकर दिमाग की सर्जरी करवाई जाएगी, जिससे उसकी शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। जूलियस को लगा कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए उसने डील मान ली, लेकिन उसने कहा कि खाता खोलने में थोड़ा वक्त लगेगा। वार्डन ने यह बात मान ली और उसे रिटायरमेंट के दिन तक का समय दिया, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि अगर उसने धोखा दिया तो उसकी शक्तियां छीन ली जाएंगी। इधर अस्पताल विंग में डॉक्टर इसाबेल पेबैक का इलाज कर रही थी। उसी वक्त डिएगो वहां सफाई के काम के लिए आया। डॉक्टर इसाबेल दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों के साथ काम करने के बावजूद बहुत दयालु और सहानुभूतिपूर्ण इंसान थी। बाकी जेल स्टाफ के उलट वो हर कैदी के साथ इज्जत और सम्मान से पेश आती थी। बातों बातों में डिएगो ने उसे अपनी खास शक्ति के बारे में बताया। उसने कहा कि उसकी शक्ति भावनाओं से जुड़ी है। वो दूसरों की भावनाओं को बहुत गहराई से महसूस कर सकता है और उन्हें खुद में समेट लेता है। डिएगो बाकी कैदियों जैसा खतरनाक नहीं था। उसे लगता था कि उसे गलत तरीके से कैद किया गया है। डॉक्टर इसाबेल को उस पर दया आने लगी, लेकिन तभी डॉक्टर को जूलियस के मेडिकल चेकअप के लिए बुलाया गया और पेबैक, जो चुपचाप अपनी बिस्तर से उठ गया था, उनके पीछे पीछे चला गया। जैसे ही पेबैक ने डॉक्टर इसाबेल को जूलियस के पास देखा, उसने काबू खो दिया। जूलियस को दुनिया के सबसे खतरनाक खलनायकों में से एक मानते हुए उसने ठान लिया कि वो उसे वहीं खत्म कर देगा। उसने डॉक्टर इसाबेल पर हमला किया और उन्हें बेहोश कर दिया, फिर जूलियस की तरफ बढ़ा। ठीक उसी वक्त डिएगो कमरे में दाखिल हुआ और उसे रोक लिया। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने पेबैक को काबू में किया। इतने में एक गार्ड भी आ गया और पेबैक को वापस उसकी कोठरी में ले गया। इस घटना के बाद डिएगो जेल में अचानक मशहूर हो गया। दोपहर के खाने में बाकी कैदी उसे जेली कप देने लगे, जो जेल में काफी बड़ी बात मानी जाती थी। गॉर्डन ने भी आकर उसे बधाई दी और कहा कि पेबैक के सामने खड़े होने के बाद अब कोई भी उसे सताने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी डेरियस भी आया और चुपचाप अपनी जेली डिएगो को दे गया। फिर उसने कहा कि जूलियस उससे मिलना चाहता है। डिएगो घबराते हुए जूलियस की अलग कोठरी में गया। जूलियस ने उसका शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि जब सही वक्त आएगा वो इस एहसान का बदला जरूर चुकाएगा। बस डिएगो को जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करनी होगी। डिएगो को यकीन नहीं हो रहा था कि वो जेल के सबसे खतरनाक कैदी पर भरोसा करे या नहीं, लेकिन आखिरकार उसने हां कर दी। उधर वार्डन डेवलिन अपनी रिटायरमेंट पार्टी की तैयारियों में लगा था। कैप्टन ब्रॉडी ने दफ्तर में आकर जब वार्डन की साजिश सुनी तो वो खुश नहीं हुआ। वो जेल के अंदर चल रहे भ्रष्टाचार और हिंसा से थक चुका था। वो बिना कुछ बोले चला गया, लेकिन वार्डन की सेक्रेटरी फेलिसिया ने उसे साफ साफ चेतावनी दी कि अगर अधिकारियों को इस सब का पता चला तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वार्डन ने इसकी परवाह नहीं की और उसने फेलिसिया से मदद मांगी। वार्डन जानता था कि फेलिसिया उसके रिटायर होने के बाद जेल की नई सुपरवाइजर बनना चाहती है, इसलिए उसने उसे 2 लिफाफे दिखाए। एक में उसकी सिफारिश का पत्र था जो उसे नई सुपरवाइजर बनने में मदद करता। दूसरे में उसके खिलाफ झूठे आरोप थे जो उसका करियर बर्बाद कर देते। मतलब साफ था, मदद करो तो तरक्की, मना करो तो बर्बादी। फेलिसिया समझ गई कि उसे फंसाया जा रहा है,
लेकिन उसने सोचा कि एक बार वो सुपरवाइजर बन गई तो वो जेल को बेहतर बना सकती है, इसलिए उसने हाँ कर दी। कुछ दिन बाद गॉर्डन की रिहैबिलिटेशन सुनवाई हुई। 10 साल जेल में बिताने के बाद उसने जज से सच्चे दिल से कहा कि वो बदल गया है और उसे एक और मौका चाहिए, लेकिन जज को उस पर भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा कि गॉर्डन जेल में न किसी अच्छे काम के लिए उभरा न बुरे काम के लिए, वो हमेशा सामान्य रहा। यह सुनकर गॉर्डन को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि वो अपनी सजा पूरी कर चुका है और अब उसे आजादी चाहिए, लेकिन इस भड़कने से काम बिगड़ गया और जज ने उसे और कई साल जेल में रहने का आदेश दे दिया। टूटा हुआ गॉर्डन खाने की जगह वापस आया और चुपचाप बैठ गया। डिएगो उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। तभी डेरियस आया और चुपके से गॉर्डन को एक अजीब चाबी दे गई। यह चाबी देखकर गॉर्डन समझ गया कि यह जूलियस की गुप्त योजना का हिस्सा है। थोड़ी देर बाद जब डिएगो काम पर वापस गया, गॉर्डन ने चुपके से अपनी जैकेट खोली और उस चाबी से अपने टांग पर लगे कॉलर का ताला खोल दिया। कॉलर बंद हो गया। नीली का असर खत्म। कई सालों बाद पहली बार गॉर्डन को उसकी शक्तियां वापस मिल रही थीं। भागने से पहले वो डिएगो के पास एक बार आया और उसका शुक्रिया अदा किया। डिएगो को समझ नहीं आया कि गॉर्डन इतना भावुक क्यों लग रहा है। फिर गॉर्डन ने एक गार्ड को गाली दी और उसे उकसाया। गुस्साया गार्ड उसकी तरफ बढ़ा। बस इसी पल का इंतजार था गॉर्डन को। उसने एक बिजली की तार खींची और उसे गार्ड के शरीर पर मार दी। बिजली का पूरा झटका गॉर्डन के अंदर समा गया और जेल का पूरा जनरेटर ओवरलोड हो गया। एक पल में पूरी जेल की बिजली चली गई। कैमरे बंद, कॉलर बंद और लाइटनिंग रॉड एक बार फिर पूरी ताकत के साथ जाग उठा। फिर वो खाने की जगह से निकल भागा। बिजली जाने की वजह से जेल में अफरा तफरी मच गई। गार्ड अब कॉलर से करंट नहीं दे सकते थे। मैदान में डायमंड जिम और उसके गुर्गों ने मौका देखा और पेबैक पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन तभी जनरेटर वापस चालू हो गया और गार्डों ने करंट देकर सबको काबू कर लिया। गार्डों को खाने की जगह में एक मरा हुआ गार्ड मिला। वार्डन डेवलिन को खबर पहुंची और उसने तुरंत गॉर्डन को ढूंढने का आदेश दिया। गॉर्डन अस्पताल विंग में एक खिड़की के पास खड़ा था, धूप को निहार रहा था और कह रहा था कि अब वो आजाद होगा। लेकिन तभी ऑफिसर लिज वहां आ पहुंची। उसने गॉर्डन को जोरदार घूंसा मारा और वार्डन को खबर दी। वार्डन ने एक भयानक आदेश दिया। उसने लिज को कहा कि गॉर्डन को मार दो, जेल के गार्ड की हत्या की सजा यही है। लिज चाहती नहीं थी कि वो किसी कैदी को मारे, लेकिन वार्डन के दबाव में उसे मानना पड़ा। उसने अपने लड़ाकू दस्तानों से गॉर्डन के सिर पर बार बार घूंसे मारे जब तक उसने दम नहीं तोड़ा। अगले दिन डिएगो बहुत टूटा हुआ था। जेल में उसका एकमात्र असली दोस्त चला गया था। उसी उदासी में उसे घर से फोन आया। उसकी पत्नी ने बताया कि बाहर जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है और वो अकेले उनकी बेटी की परवरिश नहीं कर पा रही। डिएगो ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा कि वो जल्द से जल्द बाहर आने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी पत्नी ने दुखी होकर कहा कि वो नहीं जानती कि वो कितने समय और इंतजार कर सकती है। बातें खत्म भी नहीं हुई थीं कि ऑफिसर लिज ने फोन काटा और डिएगो को वार्डन डेवलिन के पास ले गई। वार्डन ने उसे एकांत कारावास का एक भयानक कमरा दिखाया जहां सबसे बुरी सजाएं दी जाती थीं। संदेश साफ था। फिर वार्डन ने असली सवाल पूछा। उसे जानना था कि जूलियस लोएब डिएगो में अचानक इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। डिएगो ने घबराते हुए बताया कि उसने बस अस्पताल में जूलियस को बचाया था और इसी बात से जूलियस ने उसे दोस्ती का प्रस्ताव दिया। वार्डन ने तब डिएगो को एक खतरनाक काम सौंपा। अब से डिएगो को जूलियस की जासूसी करनी होगी और हर बात वार्डन को बतानी होगी। मना करने पर एकांत कारावास में डाल दिया जाएगा। डिएगो के पास कोई चारा नहीं था। उसने हाँ कर दी। कुछ दिन बाद जेल में जूलियस की गुप्त योजना आगे बढ़ती रही। उसने किसी के जरिए पेबैक की कोठरी में एक टैटू सुई पहुंचाई। पेबैक ने उसका इस्तेमाल किया और अपने पूरे शरीर पर क्रॉस का बड़ा निशान गुदवाया। फिर वो मैदान में गया और डायमंड जिम को उकसाने लगा। लेकिन इस बार जिम ने लड़ने से मना कर दिया और कहा कि अभी वक्त नहीं, पर एक दिन हिसाब जरूर होगा। इससे साफ था कि जिम किसी की आज्ञा पर चल रहा था और सही मौके का इंतजार कर रहा था। डिएगो आखिरकार जूलियस के पास गया और सीधे पूछा कि उसकी असली योजना क्या है और वो उसे बार बार क्यों शामिल कर रहा है। जूलियस ने शांति से कहा कि सब्र रखो। फिर उसने एक चौंकाने वाली बात कही। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हफ्ते के अंत तक दोनों आजाद होंगे। और यही हफ्ता वार्डन डेवलिन की रिटायरमेंट का था। उधर फेलिसिया को एक बड़ा झटका लगा जब उसे ईमेल से पता चला कि कैप्टन ब्रॉडी भी नई सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए उम्मीदवार है। वो गुस्से में वार्डन के पास गई। वार्डन ने बेगुनाही का नाटक किया। ब्रॉडी को भी यह खबर पसंद नहीं आई, लेकिन उसने तय किया कि वो अपना काम करता रहेगा। आखिरकार वार्डन डेवलिन का आखिरी दिन आ गया। उसने फेलिसिया और कैप्टन ब्रॉडी दोनों को बुलाया और अपना फैसला सुनाया। नया सुपरवाइजर कैप्टन ब्रॉडी होगा। फेलिसिया टूट गई क्योंकि उसे लग रहा था कि वो ही सबसे काबिल थी। वो चुपचाप दफ्तर से निकल गई। वार्डन सीधे जूलियस की कोठरी गया। उसने जूलियस को एक टैबलेट दी ताकि वो बैंक अकाउंट एक्सेस कर सके और पैसे ट्रांसफर कर सके। उसी वक्त मैदान में पेबैक ने डायमंड जिम को ललकारा। इस बार जिम ने हाँ कर दी और वो दोनों लड़ने को तैयार हो गए। लिज और कैप्टन ब्रॉडी ने कॉलर एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दरअसल जूलियस ने उस टैबलेट से सिर्फ पैसे ट्रांसफर नहीं किए, उसने सीधे सेंटिब्रॉन के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया। पलक झपकते ही जेल के सारे कॉलर बंद हो गए। नेली का असर खत्म और हर कैदी को उसकी शक्तियां वापस मिल गईं। जेल में भयानक दंगा शुरू हो गया। कैदी गार्डों पर हमला करने लगे, आपस में लड़ने लगे और हर तरफ तबाही मचाने लगे। अफसर उन्हें रोकने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन हालात तेजी से हाथ से निकल गए।
अस्पताल विंग में डिएगो को अपनी शक्तियां वापस आती महसूस हुई। उसकी सहानुभूति की शक्ति बहुत तेज हो गई और उसने एक साथ सैकड़ों कैदियों का डर, दर्द, गुस्सा और पागलपन महसूस करना शुरू किया। यह भावनाओं का बोझ उसे तोड़ने लगा। डॉक्टर इसाबेल ने उसे शांत किया और कहा कि अस्पताल के मरीजों की रक्षा करनी है। इधर जूलियस की कोठरी में वार्डन को पता चला कि किसी ने जेल सिस्टम हैक किया है। वो जाने को उठा, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। जूलियस ने सब कुछ पहले से सोच रखा था। उसने न सिर्फ कॉलर बंद किए, बल्कि जेल की हर कोठरी के दरवाजे भी खोल दिए। अब हर खतरनाक कैदी आजाद था। जेल में हर तरफ कहर बरपा था। लेजर पावर, टेलीकिनेसिस, आग की शक्ति वाले कैदी सब कुछ तबाह कर रहे थे। कई गार्ड पल भर में मारे गए। डायमंड जिम ने अपनी पूरी शक्ति वापस पाई। उसका शरीर एक विशाल राक्षस की तरह हो गया, जिसकी त्वचा लगभग अटूट थी। उसने पेबैक को बुरी तरह पीटा। एक और कैदी ने पीछे से जिम पर हमला किया, लेकिन जिम ने उसे एक झटके में मार दिया। हालांकि इस पल का फायदा उठाकर पेबैक वहां से निकल गया। कैप्टन ब्रॉडी ने फेलिसिया से पूछा कि क्या कॉलर वापस चालू हो सकते हैं। फेलिसिया ने बताया कि अगर जनरेटर रीस्टार्ट किया जाए तो सिस्टम वापस आ सकता है। ब्रॉडी खुद जनरेटर रूम की तरफ चल पड़ा, लेकिन डायमंड जिम ने देख लिया और उसका पीछा किया। जनरेटर रूम में ब्रॉडी फेलिसिया से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन संचार बार बार फेल हो रहा था। जिम ने कमरे में घुसकर उसे ढूंढना शुरू किया। ब्रॉडी जनरेटर के पीछे छुप गया, लेकिन गलती से एक रिंच गिर गई और उसकी जगह का पता चल गया। जिम ने हमला किया। ब्रॉडी भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। मरने से पहले जिम ने एक अहम बात बताई। पूरे दंगे की योजना जूलियस ने बनाई थी और उसे लगता था कि कैप्टन ब्रॉडी भी उसका साथी है, लेकिन अब उसे पता चला कि ब्रॉडी बेगुनाह है। इस बात ने ब्रॉडी को एक सुराग दिया। पहले जनरेटर फेल तब हुआ था जब ऑफिसर डैनी वहां था, यानी डैनी जूलियस का आदमी था और उसने जनरेटर में कुछ लगाया था। ब्रॉडी ने एक बार फिर जिम से लड़ने की कोशिश की, लेकिन जिम बहुत ताकतवर था। जिम ने उसे दबोच लिया, लेकिन आखिरी पल में ब्रॉडी ने खुद को छुड़ाया, रिंच उठाई और कमरे में गैस पाइप को तोड़ दिया। जलती गैस सीधे जिम के चेहरे पर पड़ी। वो दर्द से चीखा और आखिरकार खत्म हो गया। जिम के मरते ही ब्रॉडी ने जनरेटर रीस्टार्ट किया और सिस्टम वापस आ गया, लेकिन जूलियस की चाल अभी पूरी नहीं हुई थी। बंद कोठरी में जूलियस ने वार्डन से कहा कि उसके पास एक आखिरी चाल बाकी है। फिर जूलियस की असली शक्ति का राज खुला। वो सिर्फ दिमाग काबू नहीं कर सकता था, वो अपनी चेतना यानी अपना मन किसी दूसरे के शरीर में डाल सकता था। एक पल में जूलियस ने वार्डन डेवलिन के साथ अपना मन बदल लिया। असली वार्डन खुद जूलियस के शरीर में कैद हो गया। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला। वार्डन के शरीर में आए जूलियस ने उसे एक घूंसा मारा और बेहोश कर दिया। अब जूलियस पूरी तरह वार्डन के रूप में था। उसने गार्डों को बुलाया और कहा कि कैदी को एकांत कारावास में ले जाओ। गार्डों ने बिना सवाल किए आदेश माना। जूलियस जेल में वार्डन की तरह चलता रहा। फेलिसिया ने उसे बताया कि दंगा काबू में आ गया है और सब ठीक हो रहा है। जूलियस ने बड़े प्यार से उसकी तारीफ की और उसे एक बड़ा इनाम दिया। कैप्टन ब्रॉडी की जगह उसने फेलिसिया को सेंटेब्रॉन का नया सुपरवाइजर घोषित कर दिया। दंगा खत्म हो गया। मैदान में पेबैक कई मरे हुए कैदियों के ऊपर बैठा था। उसने पूरे दंगे के दौरान जितने खतरनाक मेटाह्यूमन मिले उन्हें खत्म किया था। वो चिल्लाया और अपनी जीत पर खुशी जाहिर की। डिएगो भी इस घटना का हीरो बना। उसने पूरे दंगे में अस्पताल विंग की रक्षा की और डॉक्टर इसाबेल का साथ दिया। उसके इस साहसी व्यवहार की वजह से उसे अच्छी खबर मिली। उसे सेंटेब्रॉन से बाहर एक साधारण जेल में भेजा जाएगा, जहां जल्द ही उसे रिहाई मिलेगी। जाने से पहले डिएगो ने डॉक्टर इसाबेल से भावुक होकर विदाई ली। तभी ऑफिसर लिज एक संदेश लेकर आई। वार्डन यानी असल में जूलियस ने आदेश दिया था कि जब भी जूलियस एकांत कारावास से बाहर आए, डॉक्टर इसाबेल उसे तेज दवाइयां देती रहे ताकि वो काबू में रहे। डॉक्टर इसाबेल को कुछ अजीब लगा, लेकिन आदेश वार्डन का था, इसलिए उसे मानना पड़ा और अनजाने में उसने जूलियस की पुरानी पहचान मिटाने में मदद कर दी। कुछ दिन बाद फेलिसिया आधिकारिक तौर पर नई सुपरवाइजर बन गई। कैप्टन ब्रॉडी ने इस्तीफा दे दिया। इतने सारे हिंसा और भ्रष्टाचार के बाद वो जेल की दुनिया में नहीं रहना चाहता था। उसने परिवार के साथ समय बिताने का फैसला किया और जूलियस वो बिना किसी सजा के बच निकला। उसने डिएगो से किया वादा भी निभाया। वार्डन के रूप में उसने डेरियस के पैरोल के कागजात पर दस्तखत किए और उसे आजादी दे दी। डेरियस जेल से बाहर निकला तो देखा कि एक गाड़ी में जूलियस उसका इंतजार कर रहा था और बिना किसी को शक हुए दोनों शांति से गाड़ी में बैठे और निकल गए। दोनों के पास अभी भी उनकी शक्तियां थीं और अब वो फिर से अपराध की दुनिया में लौटने के लिए तैयार थे। यही थी इस कहानी का अंत।